हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कहना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है, वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ने के बाद प्राप्त जीडीपी है। आपको वास्तविक जीडीपी के बारे में बताना है। दूसरा कह रहा है, वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी के बीच का अंतर वर्ष में मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है। आपको बताना है ये अंतर है वो मुद्रास्फीति के स्तर को बताता है या नहीं बताता है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी के बारे में। जो वर्तमान मूल्य पर जीडीपी है वो सांकेतिक है, और जो किसी आधार वर्ष, जैसे मान लो 2015-16 आधार वर्ष मान के हमने वर्तमान की जीडीपी निकाली, तो वो वास्तविक जीडीपी होगी। इसके मध्य जो अंतर होता है वो हमें ये प्रदर्शित करता है कि हमारी मुद्रास्फीति कितनी हुई, इसके मूल्य में वृद्धि कितनी हुई। जैसे 100 रुपये थी 2015-16 के आधार मान के, और वर्तमान प्रचलित मुद्रा पर हम देखें तो वो 110 हो गई, तो हमारा मुद्रास्फीति दर 110 रुपये हो गया, सिर्फ 10 रुपये। तो इस तरह से देखें तो हम ये मुद्रास्फीति को स्तर को भी मापता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और ये पहला कथन यही कह रहा है, जो वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। नहीं मित्रों, ये सांकेतिक जीडीपी प्राप्त होती है। वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को जोड़ देते हैं, उसमें सांकेतिक जीडीपी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल ऑप्शन बी होगा, 2। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। जो वास्तविक जीडीपी के बारे में ये कह रहा है, एक व्युत्क्रम मापांक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को घटाने के बाद में प्राप्त होती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है। अब हमारा आगे देखो, ये कह रहा है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जो वास्तविक जीडीपी है वो नाम मात्र, जिसे सांकेतिक जीडीपी कहते हैं, उसमें से मुद्रास्फीति दर को घटा दें तो वो वास्तविक जीडीपी आती है। वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये साथ में मुद्रास्फीति के स्तर को भी मापता है, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हमारा इसका केवल और केवल 2 सही हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में बाहरी डैश स्टॉक में निम्नलिखित किस कारण में वृद्धि हो सकती है? आपको बाहरी डैश स्टॉक, जो बाहरी लोन या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी वाणिज्य उधार, अनिवासी भारतीय जमा। आपको बताना बाहरी डेट स्टॉक के बारे में, आपको सही कथन बताना है। तो मित्रों, आप सभी को बता देता हूँ। पहला कथन, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, ये बाहरी डेट स्टॉक के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि ये एक ऋण के रूप में नहीं होता। आप सभी को ध्यान रखना, जो एफडी होता है वो सरकार या किसी कॉर्पोरेट कंपनी का ऋण नहीं होता, वो इक्विटी के तौर पे गिना जाता है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अगर आप पहला भी निकाल देते हो तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, हमारा सी कैंसिल हो गया, हमारा डी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन केवल और केवल बी बचा है। तो 2 और 3 तो दोनों सही है, आप सबको पता होना चाहिए। जो बाहरी वाणिज्य उद्यान है ये भी है, और अनिवासी भारतीयों की जमा है वो भी समय लेते हैं। इस दृष्टि से इसका आंसर बी हो गया। अब आप इसके बारे में जान लीजिए मित्रों, जो दीर्घकालिक ऋण है और अल्पकालिक ऋण है हमारी, उसके बारे में आप जान लीजिए। और साथ में मित्रों, आपको ये भी बता देता हूँ, इसका मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी आईएएस विद सन ऑफ देवासी पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। जो दीर्घकालिक ऋण है, बहुपक्षीय ऋण है, द्विपक्षीय ऋण है, IMF से जो आवंटन होता है वो है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, बाहरी वाणिज्य उद्धार है, अनिवासी भारतीयों की जमा है, ये आपको ध्यान रखना दीर्घकालिक में है। और जो क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट है, आपको जो 1 वर्ष से कम वाली होती है ट्रेड क्रेडिट, वो ध्यान रखना, वो लघु ट्रेड में आती है। और जो संस्थागत निवेशक है, आपको ये भी ध्यान रखना, द्वारा जो सरकार के ट्रेजरी बिल और कॉर्पोरेट प्रतिभूति में निवेश किया जाता है वो भी एक ऋण के तौर पे गिना जाता है। लेकिन जो अपना एफडीआई है, प्रत्यक्ष निवेश, वो ऋण के तौर पर नहीं गिना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर बी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 50 अंकों में वृद्धि की जाती है, अगर रेपो दर की बात करें, जब आरबीआई रेपो दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि करता है
तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकते हैं, आपको उसके प्रभाव बताने हैं। पहला ये कह रहा है भारत की जीडीपी विकास दर में अत्यधिक वृद्धि। तो मित्रों आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा ये कह रहा है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा हमारे देश में अधिक पूंजी का निवेश किया जाना। मित्रों बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। अनुचित वाणिज्य बैंक द्वारा लैंडिंग रेट में वृद्धि की जा सकती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों अगर आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो पहला कथन कह रहा है हमारा अत्यधिक विकास दर, तो मित्रों आप सभी को पता होगा अगर ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, क्योंकि ब्याज दर महंगी होगी तो लोग ऋण नहीं ले पाएंगे, या ऋण लेंगे भी तो महंगा होगा, तो वो विकास को प्रभावित करेगा। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। आपको सही कूट पूछा, ये ध्यान रखना। अगर आप एक निकाल देते हो तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। अब आपके पास या तो सी होगा या डी होगा। तो तीसरा कथन तो हमारा सही है, दोनों में आ रहा है। लैंडिंग रेट में ग्रोथ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आरबीआई महंगा दे रहा तो बैंक भी आगे ऋण महंगा देगा। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। तो और दूसरा कथन ये कह रहा है अत्यधिक पूंजी का निवेश होगा। तो मित्रों नहीं, लैंडिंग रेट जो बढ़ेगी इससे पूंजी निवेश कम होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल 3 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है मित्रों, इसका सही आंसर डी हो गया। और इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। इससे ब्याज दर में जो ग्रोथ होगी उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको एक कॉमन सेंस के तौर याद होना चाहिए। ये कह रहा है रिजर्व मनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। मित्रों आपको सही नहीं पूछा, ये ध्यान रखना है। पहला कथन ये कह रहा है रिजर्व मनी में बैंकों के सॉल्ट में नकदी आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमा को शामिल किया जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा बैंक खातेदार को द्वारा नकदी की मांग को पूरा करने के लिए रिजर्व मनी का उपयोग करते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, रिजर्व मनी उस मनी को कहते हैं जो भी हम बैंक में जमा करवाते हैं उसका कुछ भाग बैंक या तो अपने पास सुरक्षित रखता है और या आरबीआई के पास सुरक्षित रखता है, और बाकी जो भाग होता है वो ऋण के रूप में अन्य जैसे कोई परियोजना है, कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो दे देता है। ताकि वो रिजर्व इसलिए रखता है कि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो जो लोगों ने बैंक में जमा करवाए हैं पैसा उसको आसानी से वापस दिया जा सके। जो लोगों की मांग है बैंक के प्रति उसको आसानी से पूर्ति किया जा सके, इसी उद्देश्य से रिजर्व मनी को निर्धारित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, बैंक या तो आपके पास रोकड़ के रूप में रख सकता है, या आरबीआई के पास केस में रख सकता है, या वाणिज्य बैंक अपने कोई जमा या प्रतिभूतियाँ वगैरह है उसके रूप में भी रख सकता है, गोल्ड के रूप में भी रख सकता है। इस दृष्टि से देखें तो ये लोगों की मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और जो पहला कथन ये कह रहा है ना, जो वॉल्ट में नकदी, तो ये हमारा कथन सही है। वो अपने पास जो नकदी रखते हैं वो है, और आरबीआई के पास वाणिज्य बैंकों की जमाएं वो भी है, ये भी हमारा कथन सही है। जो आरबीआई के पास वाणिज्य बैंकों की जमाएं होती है वो भी रिजर्व मनी के तौर पर आती है, कि ताकि लोगों का जो जमा है वो सुरक्षित रहे। इसी दृष्टि से देखें तो हमारा दोनों कथन सत्य हो गया। कथन तो मित्रों सही है, लेकिन आपको सही नहीं पूछा है। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ना तो एक गलत है ना 2 है, क्योंकि आपको सही नहीं इसका असर है कि गलत पूछा है, गलत इसमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी हो गया, ना तो 1 ना 2। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। बैंक उस धन के एक हिस्से को अपने पास रखते हैं। जो बैंक होते हैं जो कुछ धन के हिस्से को अपने पास रखते हैं उसे रिजर्व मनी कहते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बाकी जो धन वो निवेश परियोजनाओं मैंने पहले ही बता दिया है, वो ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक में 2 चीज़ें होती है। एक तो बैंक अपने सॉल्ट में नकदी के रूप में रख सकता है। मित्रों इसमें नकदी के अलावा और भी रूप में वो रख सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे गोल्ड के रूप में हो या कोई प्रतिभूति है उसके रूप में भी वो रख सकता है। आरबीआई के पास वाणिज्य बैंकों की जमा है, ये भी
ध्यान रखना। कुछ आरबीआई के पास भी वो रख सकता है, क्योंकि वो लोगों की जो मांग है उसकी पूर्ति कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, लोगों के हितों की रक्षा कर सके। ये आपको ध्यान रखना, मेन उद्देश्य इसका यही होता है। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, ना तो 1 ना 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रगतिशील और प्रतिगामी कराधान प्रणाली को किस आधार पर विभेदित किया जाता है। आपको बताना है जो प्रगतिशील और प्रतिगामी कर प्रणाली है इसमें जो डिफरेंट किया जाता है उसका आधार क्या है, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रतिगामी और प्रतिशील जो टैक्स प्रणाली है उसमें आधार से परिवर्तन है, इसमें अंतर है इस दृष्टि से। तो पहला ये कह रहा है राजस्व संग्रह की संभावनाएं, दूसरा कह रहा है कराधान में समता, तीसरा कह रहा है औद्योगिक विकास पर कराधान का प्रभाव, तीसरा डी ऑप्शन कह रहा है कराधान प्रणाली की स्थिरता और मजबूती। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों प्रगतिशील कर के बारे में बता देता हूँ। जैसे जैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है, कहीं सॉरी ग्रोथ बढ़ रही है, आपकी संपत्ति बढ़ रही है तो उसमें टैक्स भी बढ़ रहा है। और प्रतिगामी वो होता है जैसे जैसे आपके पास संपत्ति बढ़ रही है टैक्स की दर उसकी तुलना में कम हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक समता के संदर्भ में देखा जाता है, इसको कराधान में समता के आधार पर परिवर्तन देखा जा सकता है। इस दृष्टि से देखा तो इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन कराधान में समता। अब इसके बारे में जो डिटेल दे रखा है प्रगतिशील कर के बारे में आप जान लीजिए। ये कह रहा है जो भुगतान करता है उसकी आय बढ़ने पर जो उस दर में भी वृद्धि होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। वो आय का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देता है, उसमें प्रगतिशील दर कहते हैं, आपको ध्यान रखना। दूसरी ओर प्रतिगामी कर है जो आय बढ़ने पर वो कर की रेट घटती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन डी भी सही हो गया, आपको ध्यान रखना चाहिए 5 नंबर क्वेश्चन का। इसी के साथ मित्रों हमारी ये सीरीज समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।